भारतीय अध्ययन विश्वविद्यालय सांची मध्य प्रदेश के माननीय कुलपति महोदय, इस ऑनलाइन व्याख्यान कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर राहुल सिद्धार्थ जी, प्रतिभागी मित्रों, प्राध्यापकों, शुभचिंतकों को मेरा सादर प्रणाम। यह व्याख्यान हिंदी साहित्य के रीतिकाल पर है। राहुल जी ने मुझे बताया कि यह व्याख्यान श्रृंखला है, यानी मेरे वक्तव्य के बाद भी इस विषय पर वक्तव्य होंगे। मेरा सुख है कि मेरे कहने में यदि कोई कमी रह जाएगी तो उसका समाहार अगले वक्ताओं के वक्तव्य से हो जाएगा। राहुल सिद्धार्थ जी से चर्चा के उपरांत जो विषय तय किया गया वह मध्यकालीन हिंदी साहित्य के उत्तर पक्ष से संबंधित था। पूर्व पक्ष यानी भक्तिकाल और उत्तर पक्ष यानी रीतिकाल। यह नामकरण यानी मध्यकाल को पूर्व और उत्तर के खांचे में बांटना शुक्ल जी की इतिहास दृष्टि थी। शुक्ल जी बोले तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मैं तो अक्सर कहता रहा हूं कि शुक्ल जी यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना बुद्धि के हिमालय हैं। स्थितः पृथिव्या यो मानदंड। शुक्ल जी का लेखन हिंदी की आलोचना बुद्धि का स्थायी संदर्भ है। मैं जब ऐसा कह रहा हूं तो मैं एक तरफ संकेत भी कर रहा हूं। हम सभी कई बार हिंदी में स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों से एक प्रश्न भी पूछते हैं कि हिंदी आलोचना का इतिहास शुक्ल जी के मतों का ही खंडन मंडन है, मूल्यांकित करें। और यह लगभग सच भी है। आज से लगभग 9 दशक पूर्व शुक्ल जी की आलोचना बुद्धि ने हिंदी की जिस कवि को जहां चपत मारी वो वहीं सहला रहा है। हाँ, इधर एक दो कई प्रसंग आते हैं जिसमें हिंदी की बाल बुद्धि आलोचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वटवृक्षीय आलोचना बुद्धि पर कंकड़ पत्थर मारती रहती है, पर वो लौट के वो पत्थर उन्हीं पे गिरते हैं। मेरा संकेत सिर्फ इस ओर है कि मेरे आज के विषय पर यानी हिंदी साहित्य का रीतिकाल, कुछ प्रश्न, कुछ प्रसंग पर बातचीत आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यताओं से संवाद करते हुए ही संभव है। ऐसे भी हिंदी आलोचना का इतिहास शुक्ल पूर्व, शुक्ल युगीन और शुक्लोत्तर के विभाजन में ही सर्वज्ञात है। जिंदगी में 2 ही घड़ियां मुझ पे गुजरी हैं कठिन, एक तेरे आने के पहले, एक तेरे जाने के बाद। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल कमोबेश 200 वर्षों का कालखंड है। अगर हिंदी के साहित्य इतिहास लेखकों और हिंदी रचनाकारों की गणना को ध्यान में रखा जाए तो विक्रम संवत को ईसवी सन में बदलते हुए यह कालखंड 1650 से 1850 के बीच का ठहरता है। आपको ज्ञात है
कि यही 200 वर्षों का कालखंड ऐसा है जिसमें लिखी गई रचनाओं को रीतिकाल कहा गया। प्रश्न उठता है कि क्यों कहा गया? रीति क्या है? रीति शब्द जॉर्ज ग्रियर्सन के यहां भी आता है। मिश्र बंधु इस कालखंड को अलंकृत काल कहते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काल कहते हैं। रमाशंकर शुक्ल रसाल कला काल कहते हैं। त्रिलोचन तो हद ही कर देते हैं, त्रिलोचन इसे अंधकाल काल कह देते हैं। मैं जब ऐसा आपसे कह रहा हूं तो 200 वर्षों के इस कालखंड में साहित्य इतिहास और साहित्य के मूल्यांकन के जो मापदंड रहे, जो प्रतिमान रहे, उन प्रतिमानों पर बातचीत करने की दिशा में बढ़ रहा हूं। एक शब्द है विक्टोरियन नैतिकता। उसको अगर विक्टोरियन मोरालिटी, 18वीं सदी में यौन शुचिता और नैतिकता का प्रबल तर्क है। यह भारत में यह 19वीं 20वीं शताब्दी में जिसको नवजागरण कहा गया, उस तर्क के साथ मिलकर श्रृंगार, स्त्री, रतिमूलिकता को नवजागरण का प्रतिपक्ष माना गया। हिंदी में जो नवजागरणवादी विमर्श चला, यद्यपि उस नामकरण में भी उसका भी प्रतिपक्ष है, असहमतियां भी हैं, पर जो वह एक विमर्श चला, जो एक नैरेटिव बना, वह विक्टोरियन नैतिकता के साथ मिलकर स्त्री देह को ही एक श्राप की भूमिका में ले आया। मैं एक पुस्तक का उल्लेख करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय की एक प्राध्यापिका हैं चारू गुप्ता। उनकी एक पुस्तक है सेक्सुअलिटी, एब्सर्डिटी एंड कम्युनिटी। पुस्तक अमेजन पर उपलब्ध है। 2005 में परमानेंट ब्लैक से छपी है। पुस्तक की कई स्थापनाओं से आप असहमत हो सकते हैं, पर एक मुद्दा जो ये पुस्तक उठाती है कि कैसे 20वीं शताब्दी के आरंभिक दिनों की हिंदी प्रज्ञा स्त्री पवित्रता के तर्क से निर्देशित है, उसे संकेत करती है। ये तर्क श्रृंगार और देह को समस्या मानने के मूल्यबोध से निर्देशित है। मैं एक पुस्तक का और उल्लेख करूंगा। पुस्तक वसुधा डालमिया की है। वसुधा डालमिया कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के हिंदी और दक्षिण एशियाई विभाग में पढ़ाती हैं। उन्होंने नवजागरण से संबंधित ये पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम आपको ज्ञात है, आपने पढ़ा भी होगा, द नेशनलाइजेशन ऑफ इंडो ट्रेडिशंस, भारतेंदु हरिश्चंद्र एंड 19th सेंचुरी बनारस। पुस्तक अमेजन पर उपलब्ध है। ऑक्सफोर्ड इंडिया पेपर बैग्स ने सन 1999 में पुस्तक को छापा। पुस्तक पूर्वग्रह युक्त है, मैं मानता हूं, बेस्ट है, लेकिन 19वीं शताब्दी में काशी की केंद्रीयता में बन रहे विवेक की व्याख्या के सूत्र देती है। उसमें से एक सूत्र यह भी है कि यह विवेक स्वदेश, स्वभाषा, स्वशासन की कामना में नैतिकतावादी आग्रहों का विवेक है। इस आग्रह के प्राथमिक चिन्ह स्त्री देह, स्त्री सौंदर्य, चाहे वह भाषाई हो या ऐहिक, उससे दूरी बनाने और उत्सव धार्मिकता से एक संवादहीनता के बौद्धिक उपक्रम है। अगर मैं बिना लाग लपेट के कहना चाहूं तो इस स्त्री शुचिता और उत्सव धर्मिता से संवादहीनता
कि पहली विक्टिम यानी पहला शिकार अगर कुछ होता है तो उत्तर मध्यकाल होता है। उत्तर मध्यकाल की कविता को श्रृंगारिक, दरबारी, सामंती, रीति, शास्त्रीय, कठिन, समाज से दूर और न जाने किन किन तर्कों में कसा गया। 20वीं शताब्दी की हिंदी प्रज्ञा ने इस तर्क को आगे बढ़ाया। बाद के हिंदी विभागों में जो श्रीमान जी लोगों ने जो बात की वो तो पृष्ठ पेड़ मात्र था। एक बार आलंकारिकता, दरबारीपन और श्रृंगारिकता का तर्क चल गया, एक नैरेटिव बन गया, चाहे वो फॉल्स ही क्यों ना हो, चाहे वो मिथ्या हो, तो हिंदी की आलोचना में वही शोध होने लगा, विभागों में भी वही शोध होने लगा। मैं तो अक्सर मजाक में एक बात कहता हूं कि स्वातंत्रोत्तर भारत में के हिंदी विभागों में रिसर्च का मतलब ही यह है कि जो खोजा जा चुका है उसे फिर खोजना, रिसर्च। हिंदी विभाग सांची बौद्ध भारतीय अध्ययन विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश ने इस व्याख्यान के द्वारा इस विषय पर सोचने को उकसाया है। सच तो यह है कि आपकी आलोचना बुद्धि के प्रतिमान यह तय कर देते हैं कि आपके आलोचकीय निष्कर्ष क्या होंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना बुद्धि के प्रतिमान गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस और राम में मर्यादा और लोक मंगल उनके केंद्रीय मूल्य हैं, और शुक्ल जी पूरे हिंदी साहित्य का मूल्यांकन इन्हीं मुद्दों पर करते हैं और निष्कर्ष भी वैसा ही निकालते हैं। रीतिकाल को लेकर ऐसा नहीं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि बराबर ही नकारात्मक रही हो। वे घनानंद के अनुभव की सजीवता, विहारी की वाग विदग्धता, भूषण के ओज और शौर्य के प्रशंसक हैं। हिंदी की इस दीप्त मनीषा की समस्या केवल केशव दास हैं। केशव की भाषाई विद्वता प्रदर्शन से वे असहमत हैं, इसीलिए लगभग उन्होंने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा भी। 80-90 के दशक में हिंदी आलोचना ने रीति शब्द को डिमीन किया, शास्त्र को हेठा किया, रीति को हेठा किया, शास्त्र को हेठा किया, परंपरा को हेठा किया, इन शब्दों के गलत अर्थ लगाए, अलंकार को हेठा किया, रीतिबद्धता, शास्त्रीयता और अलंकारिकता जैसे शब्दों का प्रयोग हिंदी विभागों में गाली की तरह होने लगा। ऐतिहासिकता, सामाजिकता, द्वंद्वात्मकता, वैज्ञानिक दृष्टि, सामाजिक यथार्थ जैसे शब्द और उनका प्रयोग करने वाले हिंदी के राजनीतिक कार्यकर्ता आलोचक समुदाय ने इन्हीं शब्दों और उनके मनगढ़ंत अर्थों ने रीतिकाल की मनमानी व्याख्या की। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक का संपादन किया है। इस पुस्तक में रीतिकाल पर स्वयं डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। डॉक्टर नगेंद्र को ही शब्दशः उद्धृत कर रहा हूं। कविता का जैसा उत्कर्ष रीति काव्य में हुआ, वैसे न तो इसके पूर्ववर्ती काव्य में और न ही परवर्ती काव्य में संभव हो सका। हिंदी साहित्य में और खासकर हिंदी कविता में प्रगतिवादी मार्क्सवादी कविता से उत्तराधिकार के रूप में मिली भाषा और शिल्प की अराजकता को न्यायोचित ठहराना था। इसीलिए रीतिकालीन भाषाई शिष्टता
और शिल्प के उत्कर्ष को उपरोक्त शब्दों का सहारा लेकर अर्थहीन किया गया। राजनीतिक प्रतिबद्धता को न्यायोचित ठहराने के तर्क गढ़े गए। हिंदी में जो प्रगति, नई, कू और नक्सल, माओवादी कविताओं का दौर चला, उसमें काव्य प्रतिमान, भाषाई संस्कार और साहित्य बोध को साध पाने में असमर्थ एक पूरी पीढ़ी ने अयोग्यता को और भाषाई अराजकता को न्यायोचित ठहराने के लिए भाषाई सौंदर्य और शिल्प के शीर्ष प्रतिमानों को ही अर्थहीन करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। हिंदी की इस विध्वंसक आलोचना बुद्धि को विश्वविद्यालयों का, अकादमियों का, पुरस्कारों का, अनुदानों का और कार्यकर्ता आचार्यों का समर्थन मिला, इसलिए यह फूली फली। बस मुझे सुधीश पचौरी याद आ रहे हैं। सुधीश पचौरी की एक पुस्तक है रीतिकाल, सेक्सुअलिटी का समारोह। सुधीश जी इस पुस्तक की भूमिका में लिखते हैं, कितना भयानक है यह देखना कि लगभग पूरे 200 साल तक रीतिकाल की कविता अश्लील कहे जाने का दंड भोगती रही। नकली होने, बनावटी होने, फरमाइशी होने की सजा पाती रही और इसी के साथ वे हजारों नायिकाएं निर्जीव कर दी गईं जो किसी समय जीती जागती रही होंगी। इतिहास निर्माण के सत्ता मूलक विमर्श ने यही किया। इतिहास लेखन की इस नियंत्रणवादी विमर्श को खोला जाना जरूरी है ताकि ये नायिकाएं मुक्त हो सकें और ये कवि मुक्त हो सकें। हिंदी विभाग सांची बौद्ध भारतीय अध्ययन विश्वविद्यालय द्वारा हिंदी साहित्य का रीतिकाल कुछ प्रश्न कुछ प्रसंग विषय पर आयोजित यह व्याख्यान इसी मुक्ति की दिशा में एक आलोचनात्मक प्रयास है। दरअसल भक्ति से रीति की यात्रा अनुभूति के सघनता की यात्रा है। भक्तिकाल के कवि भी जब अपने भक्ति भाव की सघनता को अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो स्त्री प्रतीकों में ही अभिव्यक्त करते हैं। यह निर्गुण और सगुण दोनों ही पक्षों के लिए सत्य है। कबीर कहते हैं, हरि मेरा प्यू मैं राम की बहुरिया, या फिर दुल्हन गावह मंगलाचार मोरे घर आए राजा राम भरतार। कबीर कह रहे हैं, मेरा ईश्वर मेरा पति है, मैं उस राम की पत्नी हूं। पुनः यह भी कि सुहागिनों मंगल गान गाओ, मेरे घर मेरे पति राजा राम आए। भरतार शब्द संस्कृत के भरता का ही से ही निकला हुआ शब्द है। भरता यानी भरण पोषण करने वाला। जो लोग भोजपुरी क्षेत्र के होंगे वे जानते होंगे कि भतार क्या होता है। निर्गुण भक्त कवि कह रहे हैं राजा राम उनके भतार हैं। सगुण भक्त कवि तुलसीदास कहते हैं, कामी ही नार प्यार जी में लोभी जिम प्रिय राम, तिमि रघुवंश निरंतर प्रिय लागो मोय राम। कहना यह है, जिस तथ्य की ओर मैं संकेत करना चाहता हूं कि दाम्पत्य स्त्री पुरुष संबंध की चरम अवस्था है। आप जीवन में किसी से भी जुड़ते हैं, प्रेम करते हैं तो चांद पर थोड़ी जाते हैं, घर ही तो बसाते हैं। दाम्पत्य और परिवार से बेहतर संस्था सभ्यता के इतिहास में बनी नहीं। मैं तो अक्सर कहता हूं कि जो संबंध में नहीं रहते वो संबंधों में रहते हैं, जो घर में नहीं रहते वो कई घरों में रहते हैं। मैं एक चित्र दे रहा हूं रीतिकाल के दाम्पत्य भाव का, इसको सुनिए फिर बात करेंगे। केल के रात यघानी नहीं दुनही दिनहू में लला पुनिघात लगाई, प्यास लगी को उपानी दे जइयो भीतर बैठ के बात सुनाई,
जेठ पठाई गई दुल्ही हंसी हेर हरे मतिराम बुलाई, कान के बात पे कान न दीनी, सो गेह की देहरी पे धरी आई। यह मतिराम का पद है। मतिराम कानपुर के पास तिकवापुर के रहने वाले थे। ये चिंतामणि और भूषण के भाई बताए जाते हैं। इसके साहित्यिक प्रमाण भी हैं। मतिराम की रचना ललित ललाम और भूषण की रचना शिवराज भूषण में लक्षणों की समानता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में आचार्य रहे प्रोफेसर महेंद्र कुमार जी ने मतिराम पर ही काम किया था। सन 1958 में मतिराम कवि और आचार्य के रूप में विषय पर उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। यह पुस्तक, उनके पीएचडी का यह प्रकाशन मतिराम कवि और आचार्य शीर्षक से प्रकाशित भी है। आप लोगों को पढ़ना चाहिए। यह चित्र, मतिराम के इस पद का चित्र नवविवाहित युगल का चित्र है। संयुक्त परिवार है, मर्यादा का बोध है, संसर्ग की इच्छा है। आवाज लगा रहे हैं, पानी दे जाओ, प्यास लगी है। जेठानी ने यह बात दुल्हन को कही। दुल्हन को भी एहसास है, नवविवाहिता को भी एहसास है कि किस लिए बुला रहे हैं। नवविवाहिता ने दरवाजे पर जाकर पानी रख लिया कि लो पी लेना। यह चित्र प्रेम का है। यह चित्र गृहस्थी का है, जीवन के उत्साह का है, मर्यादा का है। भारतीय प्रेम गार्हस्थ्य से उपजा हुआ प्रेम है, परिवार में पलता हुआ प्रेम है। बिहारी को कौन नहीं जानता, आप जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को उद्धृत करें तो बिहारी मथुरास थे। उनका एक दोहा है, बहुत लोकप्रिय दोहा है। कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। घर है, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, नायक नायिकाएं, मर्यादा का बोध भी है। सारा प्रेम व्यापार आंखों से चल रहा है। गृहस्थी सरस है, जीवन धर्म है, गृहस्थी चरम है। डॉक्टर नगेंद्र को इस बोध का एहसास था, इसीलिए वे रीतिकालीन कविता को गार्हस्थ्य बोध की कविता कहते हैं। स्वयं डॉक्टर नगेंद्र ने 1946 में आगरा विश्वविद्यालय से रीति काव्य की भूमिका में देव का अध्ययन विषय पर डिलीट किया था। क्या आपको नहीं लगता है कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल पर गार्हस्थ्य बोध की दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए? भारतीय परिवारों के संबंध बोध की दृष्टि से रीति काव्य को पढ़ना एक नया निष्कर्ष दे सकता है। इस पर बातचीत होनी चाहिए। एक बात बताऊं आपको, रीति परंपरा के श्रेष्ठ कवि देव घनानंद और पद्माकर और उर्दू के दो बड़े शायर मीर और गालिब 1725 से 1825 के बीच के कालखंड में आते हैं। 1750 के आसपास मीर तकी मीर लिख रहे हैं। मीर तकी मीर रेखते कि तुम्हें उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं किसी जमाने में कोई मीर भी रहा होगा वाले मीर। देव और घनानंद भी लिख रहे हैं। 1825 के आसपास पद्माकर और गालिब लिख रहे हैं। थोड़ा सोचिए, 70, 80 और 90 के दशक में मीर और गालिब के प्रति हिंदी की आलोचना बुद्धि ने, विश्वविद्यालयों की आलोचना बुद्धि ने दामाद वाला भाव दिखाया, जबकि देव घनानंद पद्माकर और बिहारी के प्रति सौतिया डाह करते रहे। मत भूलिए कि 70, 80 और 90 के दशक में हिंदी विभागों के 30 वर्ष अजय भवन और गोपालन भवन के वर्ष रहे हैं। मैं जोर देकर कहना चाहूंगा कि मीर और गालिब की अतिरिक्त प्रतिष्ठा और देव पद्माकर घनानंद और बिहारी की अतिरिक्त कुटाई राजनीतिक निहितार्थों से प्रेरित रही है। मुझे लगता है कि इस पर विचार होना चाहिए।
अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की सिर्फ राजनीति ही नहीं चली, उसकी राजनीतिक बुद्धि कविता और कहानी में भी खूब चली है। इस दृष्टि से पढ़िएगा तो बड़े रोचक निष्कर्ष आएंगे। मैं तो जिस शहर में, जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, उस शहर के दक्षिण कोने पर एक विश्वविद्यालय है। वहां एक खास किस्म की आग्रहों वाली बुद्धि खूब चली। कवियों, कहानीकारों को बनाने और बिगाड़ने के खेल चले। सत्ता थी, आलोचना बुद्धि थी। जब जिस पर चाहा बुद्धि का बुलडोजर चला दिया। मैं जब ऐसा आपसे कह रहा हूं तो अपेक्षा भी कर रहा हूं कि रीतिकालीन कविता को दरबारी, सामंती, श्रृंगारिक बताए जाने के निहितार्थों पर बातचीत होनी चाहिए। एक प्रसंग उद्धृत कर रहा हूं ग्वाल कवि का। ग्वाल कवि का कालखंड 1802 से 1867 के बीच का रहा है। हिंदी कविता की दोष विवेचना के वे प्रामाणिक आचार्य हैं। उन्होंने दूषण दर्पण नामक ग्रंथ लिखकर हिंदी कवियों की कविताओं के उदाहरण संकलित किए। उनके उदाहरणों का सविस्तार दोष विवेचन भी किया। ग्वाल का संबंध मथुरा से रहा है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य कोश भाग 2 का संपादन करते हुए पृष्ठ 165-66 पर ग्वाल कवि को घुमक्कड़ और 16 भाषाओं का जानकार बताया है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का हिंदी साहित्य कोश ज्ञान मंडल लिमिटेड वाराणसी से प्रकाशित हुआ है। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं ग्वाल कवि के बारे में क्यों कह रहा हूं। ग्वाल कवि इस बात के प्रमाण हैं कि रीतिकालीन कविता कैसे सेलेक्टिव रीडिंग की शिकार है, सेलेक्टिव रीडिंग की विक्टिम है। ग्वाल कवि रीतिकाल के अंतिम आचार्य बताए गए। उनके लिखे 14 ग्रंथ मिलते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं, फिर बात करूंगा। उनका एक पद है, दिया है खुदा ने खूब खुशी करो ग्वाल कवि, खाओ पियो लेव देव यहीं रह जाना है, राजा राव उमराव केते बादशाह भय, कहाँ ते कहाँ के गए लग्यो न ठिकाना है, ऐसी जिंदगानी के भरोसों पे गुमान ऐसे, देश देश घूम घूम मन बहलाना है, आए परवाना पर चले ना बहाना, यहाँ नेकी कर जाना है फिर आना है न जाना है। यह चित्र बेफिक्री का है, स्वाभिमान का है, सांसारिक सुखों की नश्वरता का है, परोपकार का है, मुक्ति की कामना का है। रीतिकाल के आचार्य कवि का पद है। आपको नहीं लगता कि हिंदी की उत्तर मध्यकालीन कविता का एकांगी पाठ हुआ है? शायद आने वाले समय पर में इस बात पर विचार हो। रीतिकाल की एक बड़ी समृद्ध परंपरा जिसकी तरफ राहुल सिद्धार्थ जी ने इशारा भी किया, वह समृद्ध परंपरा शौर्य भाव के कविताओं की है। भूषण इस भाव के प्रमुख कवि हैं। शिवाजी और छत्रसाल उनके काव्य नायक हैं। भूषण के अतिरिक्त लाल, सूदन, पद्माकर, सेनापति, चंद्रशेखर, जोधराज, भान, सदानंद जैसे कवियों ने भी रीतिकाल में शौर्य भाव की कविताएं लिखी हैं। एक रीतिकालीन कवि हुए हैं चंद्रशेखर। उनकी रचना है हमीर हठ। उनकी पंक्ति है, तिरिया तेल हमीर हठ चढ़े न दूजी बार। एक बात बताऊं आपको, हमीर हठ नाम से ग्वाल कवि की भी एक रचना मिलती है। रीतिकाल के एक और कवि हुए सबल सिंह चौहान। जो लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के होंगे वे जानते होंगे कि पूरे उस इलाके में सबल सिंह चौहान का महाभारत गाया जाता है। संभवतः ये इटावा के रहने वाले थे।
सबल सिंह चौहान पर काम करना इसलिए भी जरूरी है ताकि जाना जा सके कि उत्तर मध्यकाल की कविता केवल दरबारों की कविता नहीं है, वह जनता की भी कविता है। भूषण पर थोड़ा रुकना चाहूंगा। भूषण के 2 पद उद्धृत कर रहा हूं, आप सुनिए इसे और फिर बताइए कि क्या रीतिकालीन कविता सिर्फ दरबारों की कविता है। पीरा पयंबरा दिगंबरा दिखाई देत, सिद्ध की सिधाई गई रही बात रब की, काशी हूं की कला गई मथुरा मसीत भई, शिवाजी न होते तो सुनत होती सबकी। कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़ डाले देवी देव शहर मोहल्लों के, लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सबकी, भूषण भनत भाग्यो काशीपति विश्वनाथ, और कौन गिनती में भई भूत भाव की, काशी करबला होती मथुरा मदीना होती, शिवाजी न होते तो सुनत होती सबकी। यह शौर्य का पद है, यह भारतीय संदर्भ में नायकत्व की प्रतिमा गढ़ने का पद है। यह इस बात का पद है कि एक समाज के रूप में हम कायर और भीरू समाज नहीं रहे हैं। पुनश्च यह भी कि वेद राखो विदित पुराण राखे सारे युद्ध, राम नाम राख्यो अति रसना सुघर में, हिंदुन की चोटी राखी रोटी राखी सिपाहिन की, कांधे में जनेऊ राखी माला राखी घर में, मीड़ी राखे मुगल मरोड़ी राखे पातशाह, बैर पीस राखे वरदान राख्यो कर में, राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखी देवल स्वधर्म राख्यो घर में। ये पद स्वातंत्रोत्तर भारत के विश्वविद्यालयों में बने उस सैद्धांतिकी को उड़ा देते हैं जो गंगा जमुनी तहजीब, दीन इलाही, सौहार्द और पंथ निरपेक्षता जैसे शब्दों पर खड़ी है। यह झूठे सौहार्द और पंथ निरपेक्षता को धुआं धुआं कर देने वाला टेक्स्ट है। साथ ही हम इस तथ्य की भी प्रतिष्ठा पाते हैं कि एक समाज के रूप में हम घोड़े पर चढ़े हुए पांथिक लुटेरों से भले हार गए हों, पर लड़ती लड़े हम जरूर हैं। हम एक रेरियाती जान की भीख मांगती कौम नहीं रहे हैं। भारतीय शौर्य के प्रतिरोध और स्वाभिमान के चिन्ह हिंदी के उत्तर मध्यकाल की कविता में पढ़े जा सकते हैं। एक और कवि हुए हैं बोधा। उनका जन्म 1766 ईस्वी में हुआ और प्रयाण 1806 ईस्वी में हुआ। वह वर्तमान उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव के रहने वाले थे। उन्हें वर्तमान मध्य प्रदेश के पन्ना राजदरबार का संरक्षण प्राप्त था। पन्ना राजदरबार में ऐसी कथा है कि उन्हें सुबहान नामक एक राज नर्तकी से प्रेम हो गया। पन्ना महाराज को यह बात पता चली। पन्ना महाराज ने उन्हें 6 महीने के लिए देश निकाला दिया। इन 6 महीनों में बोधा ने सुबहान के वियोग में विरह वारिस नामक पुस्तक की रचना भी की। 6 महीने बाद वे पन्ना के राज दरबार में पुनः उपस्थित हुए। महाराज ने उनसे पूछा कि कविराज अकल ठिकाने आ गई। बोधा ने जो जवाब दिया वह रीतिकालीन कविता का टोन है। उत्तर मध्यकाल की कविता में स्वाभिमान का कवि स्वाभिमान का इससे बढ़िया उदाहरण नहीं मिलता है। मैं पद पढ़ रहा हूं। हील मिल जाने ताको मिलके जनावे हेत, हित को न जाने ताकि हित न बिसाहिए, होए मगरूर तापे दूनी मगरूरी की जाए, लघु वे चलसो तासो लघुता निभाइए, बोधा कभी नीति को निवेरो यही भांति सहे,
आपको सराहे ताको आपहू सराहिए, दाता कहाँ सूर कहाँ सुंदर सुजान कहाँ, आपको न चाहे ताके बाप को न चाहिए। यह एक कवि राजा को कह रहा है, यह अपनी आश्रय दाता को कहा गया वाक्य है। रीतिकाल का कवि कह रहा है कि दाता हो, बहादुर हो, सुंदर हो, विद्वान हो, कोई भी हो, जो आपको पसंद न करे उसके बाप को भी पसंद मत कीजिए। स्वाभिमान का, मानवीय गरिमा का, साहस का इससे बढ़िया उदाहरण आपको कहाँ मिलेगा। मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल का एक पाठ यह भी होना चाहिए। इस दृष्टि से किया गया पाठ हमारी आलोचना दृष्टि को समृद्ध करेगा। इस कालखंड में हमें कई मुस्लिम कवि ऐसे दिखाई देते हैं जिनके कविता की भाषा ब्रजभाषा है, जिनके काव्य प्रतीक राधा और कृष्ण है। आप जानते हैं रसखान को, आप जानते हैं आलम को, शेख रंगरेजिन को, जैबुन्निसा बेगम को, ताज बेगम को, कई नाम गिनाए जा सकते हैं। रसखान का पूरा नाम आप जानते हैं, उनका नाम था सैयद इब्राहिम रसखान। अगर आप मथुरा गए हो तो मथुरा में महावन में उनकी समाधि है। थोड़ी दूर पर ताज बेगम की भी समाधि बन रही है। रसखान श्री कृष्ण की लीला के गायक हैं। या लकुटी अरुकामरिया पर राज तिहूं पुरको तजदारों, आठों सिद्ध नवों निधि को नंद सुख नंद की गाय चराए विचारों। रसखान कबो इन आंखें सो ब्रजबाग के बाग तड़ाग निहारों, कोटिक हूं कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारों। मैं ताज बेगम की एक पंक्ति बार बार मैं उद्धृत करता हूं, फिर उसका लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं। छैल जो छबीला सब भाव में रंगीला, सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त को अड़ीला, कहूं देवतों से नारा है। माल गला सोहे नाक मोती सेत जो हैं, कान कुंडल मन मोहे लाल मुकुट सिरधारा है। दुष्ट जन मारे सब संत को उबारे ताज, चित्त में निहारे प्राण प्रीति करन वारा है। नंद जू का प्यारा जिन कंस को पछारा, वह वृंदावन वारा कृष्ण साहिब हमारा है। ये सभी कवि, इनकी पांथिक मान्यताएं इतर हैं, पर इनके कविता के नायक राधा और कृष्ण हैं। ताज बेगम की एक और पद है, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। देव पूजा ठानी नमाज हो बोलानी, तजे कलमा कुरान सारे गुनन गहूंगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हूं तो मुगलानी हिंदुआनी बन रहूंगी मैं। यह हिंदुआनी पांथिक नहीं है, यह जीवन बोध है। यह उत्तर मध्यकाल की कविता से पैदा हुआ जीवन बोध है। यह आर्ट ऑफ लाइफ है। इसको जीना भारतीय राष्ट्र के सांस्कृतिक बोध को जीना है। एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा, आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, आपने सुना भी होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हुए भी सुना होगा। अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर 3 नवंबर 1618 से लेकर 3 मार्च 1707 तक इसने शासन किया भारत में। औरंगजेब नाम से हम सभी इसको जानते हैं। भारतीय बोध और भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता के साथ औरंगजेब के संबंधों को आप खूब जानते हैं। उस पर मैं बोलना नहीं चाहता, बोलूंगा तो रस विरस होगा। पर संगीत राग कल्पद्रुम के प्रथम खंड के पृष्ठ 199 पर औरंगजेब की कविताएं हैं। औरंगजेब ने ब्रज भाषा में कविताएं लिखी हैं। औरंगजेब की एक प्रेमिका थी उदयपुरी बेगम। उदयपुरी बाई से के स्नेह में उन्होंने जो कविताएं लिखी हैं उसकी 1-2 पंक्तियां मैं पढ़ देता हूं। तो ही अति भावेरी शाह औरंगजेब उजारो, बरस देखें ते रोम रोम होत हैं री दुख अंधियारो। एक रसना स्तुति कैसे करो,
कही जाए प्राण हूँ ते प्यारों, राखूंगी ही में दुराए कर, नेक न करी हो न्यारों। मैं जिस तरफ आपका इशारा कर रहा हूं कि चाहे वो रसखान हो, चाहे वो ताज बेगम हो या औरंगजेब हो, तीनों की पांथिक मान्यताएं इस्लामिक हैं, पर उनकी काव्य मान्यताएं भारतीय हैं। जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो मैं आपको संकेत कर रहा हूं कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल की कविता इस बात का प्रमाण है कि पांथिक मान्यताएं इतर होते हुए भी सांस्कृतिक मान्यताएं एक हो सकती हैं। इंडोनेशिया और थाईलैंड का उदाहरण है। वहां के लोगों की आस्था भले इस्लामिक हो, पर सांस्कृतिक मान्यताएं नहीं बदली। रीतिकाल की यानी हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के मुस्लिम कवियों की ब्रजभाषा विषयक कविताएं भारतीय इस्लाम का चेहरा भी बना सकती हैं। एक पुस्तक है, आप पढ़िएगा, आपने पढ़ा भी होगा, मध्ययुगीन हिंदी के सूफी इतर मुसलमान कवि। यह डॉक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव का शोध है, आज से लगभग 50 वर्ष पहले का शोध है। यह मथुरा से प्रकाशित भी हुआ है। भारतीय इस्लाम के चरित्र की व्याख्या की दृष्टि से इस पुस्तक को पढ़ना जरूरी है, इस पर बात होनी चाहिए। एक बात बताऊं आपको, सन 1600 से सन 1800 ईस्वी के बीच की कविता ब्रजभाषा के राष्ट्रीय स्वीकृति की भी कविता है। खड़ी बोली हिंदी क्षेत्र से प्राग ज्योतिषपुर यानी पूर्वोत्तर भारत तक ब्रजभाषा का प्रसार होता है। पूर्वोत्तर भारत में आपको ज्ञात है, इसे नौ वैष्णव आंदोलन भी इस कालखंड को कहा गया। इस कालखंड में नौ वैष्णव आंदोलन जो वहां पनपा, उसकी कालावधि लगभग वही है जो हिंदी में उत्तर मध्यकालीन कविता की कालावधि है। पूर्वोत्तर भारत में ब्रजबोली या ब्रजावली का प्रसार श्रीमंत शंकर देव, माधव देव, बदला पदमाता से लेकर मणिपुर में शांतिदास गोसाई तक देखने को मिलता है। कहने का आशय सिर्फ एक है, और वह यह कि ब्रजभाषा के राष्ट्रीय चरित्र की दृष्टि से भी, ब्रजभाषा के अखिल भारतीय प्रसार की दृष्टि से भी उत्तर मध्यकालीन कविता का पाठ किया जाना चाहिए। विद्यानिवास मिश्र जी की एक पुस्तक है साहित्य के इसके सरोकार, उसके पृष्ठ 82 पर बड़ी ही रोचक टिप्पणी है उनकी। मैं उनकी टिप्पणी को शब्दशः उद्धृत कर रहा हूं। वे कहते हैं कि रीतिकाल के साथ दोहरा अन्याय हुआ। एक ओर तो उसे घोर सामंती विलासिता का काव्य मानकर तिरस्कृत कर दिया गया, दूसरी ओर उसे उसके कवियों को दरबारी कहकर मनुष्य की कोटि से ही बाहर कर दिया गया। किसी ने सोचा नहीं कि भक्त कवि कवि नहीं थे, भक्त थे, और उनके पीछे आने वाले कवि भी भक्त थे। भले ही विरक्त और उस कोटि के भले न हुए हों, पर पहले और बाद में वे कवि थे। दरअसल रीतिकालीन कविता का दुर्भाग्य यह रहा कि वह आदर्शवादी, यथार्थवादी, भारतीय संस्कृतिवादी और कम्युनिस्ट सबकी आलोचना बुद्धि का दंड भुगतती रही। कोई इस कविता के पक्ष में कभी ठोक कर खड़ा नहीं हुआ। इसकी तरफ विजय इंद्र नारायण शाही ने नई कविता पत्रिका के 3रे अंक में इशारा भी किया है। मुझे खुशी है कि हिंदी विभाग सांची बौद्ध भारतीय अध्ययन विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश ने काव्य न्याय की एक कोशिश की है। हिंदी कविता के इतिहास में उत्तर मध्यकाल की हिंदी कविता पर हुए अत्याचार पर चर्चा शुरू हुई है। अर्थ की नई संभावनाओं पर विचार होना शुरू हुआ है। मुझे भरोसा है हिंदी का ये अंधियारा छटेगा, प्रभात होगा,
फूल खिलेगा। आपने बुलाया, राहुल सिद्धार्थ जी का आदेश था, छात्रावास में मेरे कनिष्ठ रहे हैं, स्नेह है, पालन किया। आप सबों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।